एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 विषय कंप्यूटर में आगे देखने वाले हैं प्रोग्रामिंग तकनीक। अर्थात प्रोग्रामिंग तकनीक क्या होती है। प्रोग्रामिंग तकनीक क्या होती है से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग तकनीक की आवश्यकता क्यों है। वास्तव में जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर के बनाने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे उस सॉफ्टवेयर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का हल किया जाना है और उस समस्या के हल के लिए किस प्रकार के इनपुट और किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त होगा या बदलाव होगा, तथा इनपुट को आउटपुट में बदलने से पूर्व कौन सी विधि का उपयोग किया जाएगा। मतलब ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनको करते वक्त ध्यान रखा जाता है। अब वो सारी चीज़ें एक बार लिखने के बाद, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज बनाना, तो इन सारी चीज़ों को हम एक जगह नोट करने के बाद प्रोग्रामर अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हम जाते हैं और अपनी समस्याओं को बताते हैं, उसी के आधार पर वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बताने के बाद हम अपेक्षा करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर हमें प्राप्त हो जो हमारी समस्या का समाधान कर रहा हो। यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा होता है तब हम क्या करते हैं, पुनः प्रोग्रामर को कहते हैं कि हमें ये जो सॉफ्टवेयर प्राप्त हुआ है इसमें ये समस्याएं हैं, इसको आप ठीक करके दे दीजिए। तो इसी प्रकार ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमें कोई वांछित आउटपुट, एक वांटेड आउटपुट ना प्राप्त हो जाए। ओके, तो अब इनपुट को आउटपुट में बदलने में कौन सी समस्या आती हैं और उन समस्याओं को कौन सी विधि लगा के दूर किया जाता है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग तकनीक। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स क्या होती है। ओके, तो प्रोग्रामिंग तकनीक जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग तकनीक ऐसी विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा किसी समस्या के हल के लिए लॉजिक को किसी क्रम में लिखा जाता है, जिन्हें अलग अलग तकनीकों के माध्यम से लिखा एवं समझा जाता है। तो प्रिय बच्चों, जब भी कोई समस्या के हल के लिए कोई विधि अपनाई जाती है तो उस विधि में ये देखना महत्वपूर्ण है कि क्या यह विधि हमारी समस्या को हल कर सकती है या नहीं। यदि वो समस्या को हल कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। ये जांच कैसे पता लगेगी, हम समस्या को, एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं या अलग अलग टुकड़ों में लिख लेते हैं और उन टुकड़ों के, उन भागों के समस्या का हल निकालते हैं। यदि बड़ी समस्या के छोटे छोटे भागों का हल निकल जाता है और उनको कंबाइन करके बड़ी समस्या का हल किया जा सकता है, तब हम कहते हैं कि हमारी जो बड़ी समस्या है वो किसी प्रोग्रामिंग तकनीक के माध्यम से हल की जा सकती है। ओके, तो आगे चलते हैं। प्रोग्रामिंग किसी समस्या के समाधान को लिखने के लिए, उसे क्रम से लिखने के लिए कौन कौन सी तकनीकें प्रचलित हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो है एल्गोरिथ्म, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड। बच्चों, आपको ये केवल नोट करना है, ये लिखना है, ये आपको चित्र नहीं बनाना है। ओके, आप इसको नोट करेंगे, चित्र नहीं बनाएंगे। चित्र आपको समझाने के लिए दिया गया है। जैसे ये एक प्रोग्रामर महोदया हैं, ये उस समस्या को बहुत अच्छे से समझ रही हैं, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ रहे हैं ताकि वो छोटे से भी हिस्से पे वर्क कर रहे हैं और उनका समाधान निकाल लें। तो समाधान जब निकालते हैं तब कहीं लास्ट में जाके क्या प्राप्त होता है, एक सॉफ्टवेयर प्राप्त होता है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, हम लोग सीखने वाले हैं एल्गोरिथ्म क्या कहते हैं, एल्गोरिथ्म किसे कहते हैं। एल्गोरिथ्म के बारे में हम लोग थोड़े सवाल भी लगाएंगे, उससे पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो एल्गोरिथ्म क्या होती है, जैसा कि दिया गया है, एल्गोरिथ्म अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम कॉल्ड एज एल्गोरिथम। किसी समस्या का क्रमानुसार जो समाधान होता है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब ये कैसे, किसी समस्या, कुछ देर के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि बेटा जाइए और पानी लेके आइए, तो ये जाइए और पानी लेके आइए, ये एक प्रकार का क्या है, एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला काम कोई विद्यार्थी या कोई बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो जग या गिलास को उठाएगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, नलके को या नल को चलाएगा, पानी को भरेगा। तो देख रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं।
क्रम से उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गिलास को अपने अंजलियों से उसमें पानी भरेगा, तो ये कोई क्रमानुसार समाधान नहीं हुआ। तो क्रमानुसार उसका समाधान करते हैं, तो यही विधि कहलाती है क्या? एल्गोरिथम। और थोड़े से विस्तार में चलते हैं। जब समस्या क्रमानुसार लिखी जाती है तो कंप्यूटर के मतलब जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कंप्यूटर के अथवा प्रोग्रामर के लिए अधिक सुग्राही एवं रीडेबिलिटी, पढ़ने एवं समझने योग्य हो जाती है। ये क्या कहा इन्होंने? ये इन्होंने कहा जब समस्या क्रमानुसार लिखी जाती है, जब समस्या को क्रमानुसार लिखते हैं तो उससे क्या होता है? कंप्यूटर को समझने में आसानी होती है। यही नहीं, प्रोग्रामर जो कोड लिखते हैं, जो लाइनों को लिखते हैं, उनको भी समस्या को समझकर उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो यही लाइन में आगे कहा गया कि अधिक सुग्राही होती है। अगर किसी समस्या को क्रमानुसार लिखा जाए तो उसको समझना और उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। आगे है रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी माने होता है बेटा पढ़ने की क्षमता, वो और अच्छे से पढ़ने और समझने लायक हो जाती है। किसी चीज़ को अगर विस्तार से लिखेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करके क्लियर करके लिखते हैं तो उस समस्या को पढ़ने और समझने में जो आसानी होती है उसको कहते हैं रीडेबिलिटी। ओके, एक बार पुनः इसको आपको लिखना है, ये चित्र नहीं बनाना है, ये आपके समझाने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। एल्गोरिथम की आवश्यक शर्तें। एल्गोरिथम लिखते वक्त किन किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए? एल्गोरिथम लिखते समय कुछ निम्न बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है? जब हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखेंगे जब हम लोग, अब ये किस लैंग्वेज में लिखेंगे? कोई नॉर्मल सी लैंग्वेज हो सकती है जिस भाषा में आप लोग काम कर रहे हैं, सपोज हिंदी या इंग्लिश हो सकती है, जिसमें आप अपने समस्या को स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 करके लिखेंगे। लेकिन स्टेप नंबर 1 जो लिखा जाएगा वो सदैव स्टार्ट होगा। तो लिखा गया है सबसे पहला स्टेटमेंट स्टार्ट और अंतिम स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक स्टेटमेंट का अर्थ स्पष्ट एवं एकार्थी होना चाहिए। जब हम कभी समस्या का समाधान लिखते हैं तो कई बार यह होता है कि हम समस्या को बहुत ज़्यादा विस्तार करके या कभी कभी बहुत ज़्यादा जटिल करके लिख देते हैं, जिससे कि उनकी मूलभूत इनपुट कौन से हैं और आउटपुट कौन से हैं, इन बातों को समझने में समस्या होती है। इसलिए कहा गया कि प्रत्येक लाइन या प्रत्येक स्टेटमेंट बिल्कुल स्पष्ट हो और उनका कोई ना कोई एक अर्थ हो, बहुअर्थी ना हो। अगर बहुअर्थी होंगे तो उनसे एक से अधिक आउटपुट प्राप्त हो सकता है। आगे चलते हैं। प्रत्येक स्टेटमेंट एक निश्चित समय में पूरा हो जाना चाहिए। अर्थात अगर कोई हमने लाइन लिखी है, कोई समस्या दी है, तो उस समस्या के समाधान में एक निश्चित समय लगना चाहिए। ये नहीं कि अनंत समय तक किसी एक समस्या के किसी एक भाग में ही प्रोग्रामर लगा हुआ है और पूरा सॉफ्टवेयर बनने में पूरा जीवन निकाल दे रहा है, तो ऐसे भी काम नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है एक या अधिक स्टेटमेंट बार बार नहीं लिखने होने चाहिए। अगर कोई चीज़ बार बार हो रही है, दोहराव हो रहा है, तो उसको बार बार नहीं लिखना चाहिए, बल्कि एक ही बार लिखकर उसके सामने कुछ निर्देश दे देने चाहिए कि ये लाइन बार बार दोहराई जा रही है। नेक्स्ट है एल्गोरिथम के अंत में आउटपुट अवश्य प्राप्त होना चाहिए। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है जैसे अगर हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं और समस्या के समाधान का कोई अंत ही ना हो, अर्थात कोई आउटपुट ही ना प्राप्त हो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी है, आउटपुट भी है, तो उसका आउटपुट अवश्य आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप चाहें तो यहीं से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाऊंगा कुछ देर के लिए और आप इस फोटो को नहीं बनाना है, मैं पुनः बार बार दोहरा रहा हूँ। आपको इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। आगे है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? समस्या के समाधान में फ्लो चार्ट का क्या भाग है? देखिए, फ्लो चार्ट को हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रवाह संचित्र।
प्रवाह। प्रवाह मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने और जाने में एक रेखा रूपी संरचना तैयार होती है। अब उसको हम कहते हैं कि ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाह हो रहा है। ओके, तो इसमें समस्या के समाधान को हम चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं, अर्थात चित्र बना के समझाते हैं कि इसमें ये चित्र होगा, इसमें ये होगा, ये चीज़ें होंगी। आइए एक बार देखते हैं। तो फ्लो चार्ट के द्वारा, एल्गोरिथ्म के द्वारा हल हुई समस्या को क्रमबद्ध चित्रात्मक पिक्चर के रूप में लिखा जाता है। अर्थात जो भी समस्या प्राप्त हो रही है उसको हम किसके रूप में लिखते हैं, चित्रों के रूप में। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि जब एल्गोरिथम थी तो चित्रों की आवश्यकता क्यों हुई। कभी कभी यह होता है बेटा, या हम ऐसे कुछ समझ सकते हैं कि कोई एक कंपनी है, वहाँ पे किसी समस्या का समाधान किया जा रहा है, तो हो सकता है मुझे हिंदी भाषा आती हो, किसी को कोई और भाषा आती हो, तो वो अपनी भाषा में समस्या का समाधान लिखेंगे, मैं अपनी भाषा में समस्या का समाधान लिखूंगा। लेकिन इससे क्या है, दोनों लोग किसी एक समस्या के किसी एक बिंदु पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, उसका हल नहीं निकाल सकते। इसलिए इसका एक आसान माध्यम निकाला गया, क्या, चित्र। तो चित्रों के माध्यम से समस्या का समाधान निकालना और उसको अन्य व्यक्तियों को समझाना बेहद आसान हो गया। आगे चलते हैं। इन चित्रों में विभिन्न क्रिया व प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए चित्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, चित्र का प्रयोग, इसमें दो मुख्य चीज़ें हैं, एक है क्रिया, दूसरी क्या है, प्रक्रिया। अब क्रिया क्या है, क्रिया अर्थात उसमें कौन सा इनपुट लिया जा रहा है, कौन सा आउटपुट दिया जा रहा है, कहाँ रीड हो रहा है, कहाँ राइट हो रहा है, ये एक प्रकार की क्रिया है। और उन क्रियाओं के ऊपर जो क्रियाएं हो रही हैं वो एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है। तो कैसे कैसे क्रियाएं हो रही हैं और उन क्रियाओं के ऊपर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ये क्रिया और प्रक्रिया की चीज़ों को हम चित्रों के माध्यम से हल करते हैं। जैसा कि एक चित्र के द्वारा मैं प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे स्टेप 1 दिया हुआ है कि मेक ऑब्जर्वेशन, आप एक सर्वेक्षण करिए या एक हाइपोथेसिस क्रिएट करिए, उसके माध्यम से आगे बढ़िए। ये चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी जब विज्ञान पढ़ रहे होंगे वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं। ओके, अब यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत इसका कार्य है। आगे चलते हैं। अब फ्लो चार्ट के कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः फ्लो चार्ट के दो प्रकार हैं। पहला प्रकार प्रोग्राम फ्लो चार्ट और दूसरा है सिस्टम फ्लो चार्ट। अब प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या है, इसमें किसी समस्या के हल को फ्लो चार्ट में इतना विस्तार पूर्वक लिखा जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। ओके, जैसे कि अगर किसी समस्या के समाधान को हम लोग इतने विस्तार से, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखें कि उससे प्रोग्रामर क्या हो, वो आसानी से सॉफ्टवेयर बना पाए, या ऐसे समझें कि प्रोग्रामर का ही कोई सहायक इतने विस्तार से लिखे कि वो प्रोग्राम को, कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम है उसको बनाने में उसको बहुत आसानी प्राप्त हो। तो इस प्रकार का प्रोग्राम फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम फ्लो चार्ट। इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग केवल एनालिस्ट द्वारा विश्लेषण के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक बेटा शब्द आया, एनालिस्ट। एनालिस्ट अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका कार्य होता है विश्लेषण करना। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे द्वारा या किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर का विश्लेषण करते हैं, या उनके लिए बनाई गई समस्याओं को एक बार पुनः ध्यान से देखते हैं कि इसमें कोई बिंदु छूट तो नहीं गया। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो लोग एक चित्र खींचते रहते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने वाला एनालिस्ट या विश्लेषणकर्ता कहलाता है, जो विश्लेषण करता है कि उपयोगकर्ता द्वारा जो इनपुट दिया जा रहा है उससे आउटपुट, वांछित आउटपुट प्राप्त हो सकता है या हो रहा है या नहीं। केवल इतना कार्य होता है एनालिस्ट का। ओके, देन आप लोग, मैं चाहूँगा कि इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे चलते हैं बेटा। फ्लो चार्ट के कुछ नियम भी हैं, रूल्स भी हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे कौन से रूल हैं, फ्लो चार्ट का निर्माण एक टर्मिनल सिंबल से
शुरू और स्टॉप पर समाप्त होता है। टर्मिनल मतलब होता है जिसके द्वारा शुरुआत, जिन चिन्हों के द्वारा शुरुआत या अंत को प्रदर्शित किया जाए। फ्लो चार्ट ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह दिखाता है। अभी हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि कैसे ये प्रवाह दिखाता है। स्टेटमेंट स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए। वही बात पुनः कि जो स्टेटमेंट हम उसमें दे रहे हैं उसका दोहराव ना हो, बार बार वो चीज़ लिखी ना हो, उनका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जिससे समस्या का समाधान हो पाए। आगे चलते हैं। फ्लो चार्ट बड़ा हो तो कनेक्टर का प्रयोग करें। देखिए बेटा, हो सकता है कि कोई समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं। बड़ी समस्या के कुछ छोटे छोटे भाग भी हो सकते हैं। उन छोटे भागों के लिए हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब जब उन छोटे भागों के फ्लो चार्ट बनाएंगे तो कई बार फ्लो चार्ट कई सारे हो जाते हैं, जैसे पहला फ्लो चार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। बड़ी समस्या, छोटी समस्या, छोटी समस्या, छोटी समस्या, छोटी समस्या का फ्लो चार्ट, इस छोटी समस्या का फ्लो चार्ट, इस छोटी समस्या का फ्लो चार्ट है। तो ये तीनों फ्लो चार्ट एक दूसरे से संबंधित, तो इनको जोड़ने के लिए नाम से देखो क्लियर है, कनेक्टर, अर्थात कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है, फ्लो चार्ट को जोड़ने के लिए फ्लो लाइन का प्रयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट में जब हम लोग स्टेप दिखाते हैं कि ये यहाँ से लाइन आ रही है, ये यहाँ से लाइन आ रही है, तो उसको जोड़ने के लिए कुछ लाइंस का प्रयोग किया जाता है, जिनका कार्य क्या है, जिनको हम फ्लो लाइंस कहते हैं। फ्लो लाइन एक दूसरे को काटती ना हो। कभी भी फ्लो लाइन जब हम लोग बना रहे होंगे तो एक दूसरे के ऊपर उसको काटेंगे कभी नहीं। तो ये चीज़ें कुछ दी गई हैं। आगे है फ्लो चार्ट के प्रतीक। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला है फ्लो चार्ट के प्रतीक में टर्मिनल। टर्मिनल को अंडाकार आकृति के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है जब इनपुट और आउटपुट लिखना हो तो इस प्रकार के बॉक्स का उपयोग करें। प्रोसेसिंग लिखनी हो तो इस प्रकार के बॉक्स का प्रयोग करें। निर्णय लिखना हो तो डायमंड बॉक्स, इसको आयताकार, ये समचतुर्भुज है, इन सारी आकृतियों का प्रयोग करें। फ्लो लाइंस को इन लाइनों से प्रदर्शित करते हैं और ये हैं आपके कनेक्टर्स। जब फ्लो चार्ट बहुत बड़े हो जाते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और आगे लास्ट में आपका प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्री डिफाइंड जब कभी कभी होता है कि एक ही कार्य कई बार हो रहे होते हैं, तो कई बार वहाँ लिखने से बचने के लिए प्री डिफाइंड प्रोसेस बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ये बॉक्स वहाँ लगाकर लिख दिया जाता है और ये समझ लिया जाता है कि वो कार्य यहाँ पर पुनः किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा टर्मिनल। अब ये टर्मिनल सिंबल क्या है? यह अंडाकार चिन्ह होते हैं जो फ्लो चार्ट के प्रारंभ और अंत को प्रदर्शित करता है, जिसमें स्टार्ट या स्टॉप लिखा होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, स्टार्ट। ये बता रहा है क्या कि फ्लो चार्ट का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है या इस आकृति के द्वारा प्रारंभ। ये हर फ्लो चार्ट में लिखना आवश्यक है और ये भी हर फ्लो चार्ट में लिखना आवश्यक है। तो फ्लो चार्ट सॉल्व करते समय में स्टार्ट लिखना है और जब अंत हो जाए तो स्टॉप लिखना है। ओके, नेक्स्ट है फ्लो चार्ट में एक स्टार्ट और एक स्टॉप अवश्य होना चाहिए। ये बेटा शर्त है, जब भी हम लोग फ्लो चार्ट लिखते हैं तो उसमें एक स्टार्ट और एक स्टॉप अवश्य होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इनपुट और आउटपुट बॉक्स। अब इनपुट और आउटपुट बॉक्स का क्या कार्य है? देखिए, इसका आकार समांतर चतुर्भुज जैसा होता है। देख रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज जैसे हैं, जिसका उपयोग इनपुट व आउटपुट ऑपरेशन के लिए करते हैं। कोई समस्या का समाधान लिख रहे हैं तो समस्या का समाधान, जैसे अगर 2 और 2 जोड़ना है तो 2 और 2 क्या है, हमारे लिए इनपुट है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम किस में लिखेंगे? इन सारे रीड या इनपुट टाइप में लिख करके उसके आगे लिखेंगे कि इनपुट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये इनपुट को और आउटपुट को प्रदर्शित करता है। दोनों भाग सेम, इनपुट को भी और आउटपुट को भी प्रदर्शित करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जितने भी चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं इन सबके स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लेंगे। ओके, लिखा है आगे, जब भी कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या अन्य प्रकार से इनपुट या आउटपुट देने हो तो इस चिन्ह से उसका ऑपरेशन दर्शाया जाता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार रीड नेम, इनपुट, राइट नेम या आउटपुट आदि लिखते हैं। सिंपल सी इस लाइन का अर्थ यह है कि जब हमें इनपुट दर्शाना हो तो उसके अंदर इनपुट लिख देते हैं, या जब हमें राइट दर्शाना हो तब हम राइट लिख देते हैं। और इसी एक बॉक्स के द्वारा इनपुट की भी क्रिया और आउटपुट की भी क्रिया को
प्रदर्शित करते हैं। आप एक बार अवश्य इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट प्रोसेसिंग, प्रक्रिया जिसे कह सकते हैं। तो प्रोसेसिंग, ये कैसे बॉक्स होते हैं? ये आयताकार बॉक्स होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार। ये आयताकार होते हैं जिनका प्रयोग इनपुट या रीड किए गए, ध्यान से बेटा, ये इनपुट या रीड किए गए डेटा पर होने वाली विभिन्न प्रक्रिया जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इनपुट लेना एक प्रकार की क्रिया है, आउटपुट प्रदान करना एक प्रकार की क्रिया है, किंतु उन इनपुट पे जो कार्य किया जाता है वो प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए यह आपका आयताकार बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर होने वाले क्रियाओं को लिखा जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे अगर आपने इनपुट लिया तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? ऐड ए कॉमा बी। तो दो ए और बी जिसका मान 2 और 3 है उनको क्या करें? जोड़ें। तो ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको आयताकार बॉक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं। द नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया के समय होने वाले सूत्र और निर्देशों को लिखा जाता है। यहाँ पर प्रक्रिया के समय होने वाले सूत्र या निर्देशों को लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका निर्णय। निर्णय को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसीजन। यह आकृति में डायमंड बॉक्स के आकार का होता है जिसका प्रयोग निर्णय लेने वाले प्रक्रिया में किया जाता है। स्क्रीनशॉट आप अवश्य ले लेंगे इसका। इसके द्वारा 2 या 2 से अधिक शर्तों के सत्य या असत्य होने के आधार पे ऑपरेशन पर क्या होते हैं? परिणाम प्राप्त होते हैं। अब बेटा इसको बड़े गौर से समझिएगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं समझा देता हूं आपको। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो बेटा इसमें निर्णय वाले में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कार्य या कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको करने के लिए कुछ आधार या कुछ शर्तें होती हैं, जिन शर्तों के सत्य होने या असत्य होने पर ही वो क्रियाएं की जाती हैं। अब क्या हो सकता है वो? इस बॉक्स को ध्यान से देखिए कुछ देर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इज इट क्लाउडी। इज इट क्लाउडी माने क्या बादल हैं? यदि बादल हैं तो अगर बादल हैं तो यस बरसात हो सकती है, बादल नहीं है तो बरसात नहीं हो सकती। तो ये क्या है? निर्णय लिया गया। किस आधार पे? पहले इनपुट के रूप में लिया गया। क्या इनपुट के रूप में समझा गया? शर्त दी गई यदि बादल होंगे तब बारिश हो सकती है। यदि वो कथन सत्य है अर्थात वो क्या है? यस है, तब तो उसके बाद यस के बाद की क्रियाएं होंगी। अगर असत्य है तो वो क्रिया नहीं होगी। यही इसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका फ्लो लाइंस, जिसे यह तीर युक्त चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग विभिन्न चित्रों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चित्रों को जोड़ने के लिए जो लाइंस उपयोग की जाती हैं उनको बोलते हैं क्या? फ्लो लाइंस। तो फ्लो लाइंस कुछ इस प्रकार की हैं। आगे हैं कनेक्टर्स। तो हमने डिस्कस की थी कि बहुत बड़े फ्लो चार्ट को आपस में जोड़ने के लिए कनेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। देखिए ये आपका फ्लो चार्ट है, जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये सभी प्रोसेसिंग बॉक्स है, ये प्रोसेसिंग बॉक्स है, और ये क्या है आपका? डिसीजन बॉक्स है। डिसीजन अगर दिया गया इनपुट या हो रही प्रोसेसिंग अगर सत्य है तब तो कोई ना कोई कार्य होगा, अगर असत्य है तो असत्य के अनुसार सेट किया गया कार्य होगा। अब ये चार्ट आपका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसको ए दिखा दिया गया, और ए वाला चार्ट आपका ए चार्ट यहाँ से, फ्लो चार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर फिनिश हो रहा है। तो ये क्या है? एक चार्ट को दूसरे चार्ट से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स के सिंबल्स का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके क्या हैं? कनेक्टर्स हैं। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड प्रोसेस। प्री डिफाइंड प्रोसेस में फ्लो चार्ट पर यदि पहले से की गई प्रोसेसिंग को पुनः किसी अन्य बिंदु पर प्रयोग करना हो
तो उसके स्थान पर इसके चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका यूज़ नहीं है फिलहाल, लेकिन इसको समझते रहिए कि यदि फ्लो चार्ट में कोई एक निश्चित पॉइंट है जो बहुत बड़ा है और बार बार दोहराया जा रहा है, तो उसके स्थान पर हम केवल एक प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड प्रोसेस वाले बॉक्स का उपयोग कर लेते हैं, जो प्रदर्शित करता है कि यह कार्य पुनः यहाँ पर दोहराया जा रहा है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि एल्गोरिदम वगैरह कैसे होती है। ओके,